नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। कैप्सूल नंबर 20 है आज हम लोग का, और आज हम लोग जो है ज्योग्राफी में एक और इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट कर रहे होंगे। हालांकि इससे पहले मैंने जितना नेबरिंग कंट्री है, जितने चैनल, जितनी डिग्रियाँ, वो सब हमने देख लिया था एक जगह। और आज हम लोग रिवर सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं, फिर कह सकते हैं नदी तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम। देखिए 4 सेक्शन में हम इसे पढ़ते हैं। वैसे तो एक आपका सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम, और फाइनल आपका जितने भी दक्षिण भारत में महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी को कंप्लीट करते हैं। तो दो दो कर करके हम लोग चलेंगे। होप शो कि इनको भी एक साथ कर ले, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम ही अपने आप में बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम होगा। और डेफिनेटली यहाँ से भी आपको एक सवाल, ये बड़ा सेक्शन है लेकिन एक सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। अब पता नहीं है कि किन से आपको पूछ लिया जाए, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अब जैसे ये कवर होगा तो फिर आपके बचेंगे जितने पासेस हैं, यानी कि जिसको हिंदी में कहेंगे दर्रा, और फिर आपको जितने इंपॉर्टेंट झील्स हैं, ठीक है। और फिर इसी में आपकी जितनी नदी घाटी परियोजना होती है उनको भी हम लोग एक साथ लेकर के लपेटेंगे। फिर देखिए सर, फिर हम पॉलिटी पर आएंगे, क्योंकि आपका पॉलिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन अभी बचा हुआ। प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, ये यहाँ से आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सवाल बनने को मिलेंगे तो मिलेंगे। पंचायती है, फिर आपका लोकल गवर्नेंस जो बात करते हैं, ठीक है, वहाँ से आपका सवाल बनेगा। तो देखिए अभी है कुछ चीज़ें बचा हुआ, क्योंकि ये एक्चुअली तो स्टैटिक पार्ट होता नहीं है। इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, फिर हम उन्हें संविधान को पॉलिटी में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको वादा किया था कि इस 30 दिन के अंदर आपको जितनी हो सकती है मैं 25+ तक चीज़ें करवा सकूँ। तो पूरा टारगेट वही कोर पार्ट में है जहाँ से सवाल बनेगा। हालांकि अगर स्टैटिक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमने डन कर दिया। अब बचता है क्या, देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ, उसमें टेम्पल्स बचा हुआ है, फिर फेस्टिवल बचा हुआ ऑलमोस्ट, और इंपॉर्टेंट डेज एक बचा हुआ। तो देखिए इसको हम तुरंत निपटा सकते हैं, इसलिए उसको रोक करके जो बड़ा अभी बचा हुआ सेक्शन उसको कवर कर रहे हैं हम लोग। बाकी उसमें और ऐसा कुछ है नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा आपको जो लग रहा है कि स्टैटिक में, फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक में आप जाके पॉलिटी का कोई टॉपिक या फिर ज्योग्राफी का कोई टॉपिक, या हिस्ट्री में भी अभी मॉडर्न हिस्ट्री बचा हो, उसका नाम मत ले लीजिएगा। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। और मैथ की क्लासेस जो है आज आपको मिलेगी, टाइमिंग हो सकता है 5 बजे, नहीं तो थोड़ा सा डिले भी मिल जाए भाई, क्योंकि मुझे सब कुछ करना पड़ता है, अपलोड, थंबनेल, टैग वगैरह सब कुछ। तो मिल जाएगी, आज मिलेगी तो ज़रूर मिलेगी। और आज आपका जितना प्रॉब्लम होगा, जो कल सर ने जो थ्योरी बताया है, जो कंसेप्ट दिया है, उस पर आपके जो सवाल बन सकते हैं जेएसएससी के अकॉर्डिंग, वो आपका करवाया जाएगा आज, ठीक है। बाकी आपका सपोर्ट भाई, लाइक वगैरह बनना रहना चाहिए, शेयर करिए, एटलीस्ट शेयर करिए भाई वीडियो को अब आप लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने पूरी कैप्सूल कवर नहीं की है तो भाई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगी, थोड़ा सा वेट करिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, फिर से मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फोकस स्टडी विथ अभी के नाम से बना हुआ है ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर काम नहीं करता तो आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। देखिए सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट है, समझ लीजिए, और क्या सवाल आपके एग्जाम में बनेगा उसको भी समझिए। देखिए सबसे पहले तो समझिए, ये आपको जो मैंने बनाया है, ये देखिए बिल्कुल हम एकदम ठेठ भाषा में चलेंगे और एकदम टू दी पॉइंट, जो आपके एग्जाम में, या फिर आप जो चीज़ को समझ ले बस वही बात करेंगे। ना तो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक वे में जाएंगे और ना ही ज़्यादा लो ग्रेड में रहेंगे। बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम के रिलेटेड होगा वही बात करेंगे। ये हो गया आपका पर्वत यानी कि पहाड़, ठीक है। अब जो ग्लेशियर आप जो देखते हो ना, इसी पर्वत के ऊपर आपको जो होता है ग्लेशियर देखने को मिलता है। ये ग्लेशियर क्या है बस समझिएगा, बस मैं बोला ना ठेठ भाषा में समझना है। ग्लेशियर क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं क्या, बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है। पर्वतों जैसे आप जैसे जैसे पर्वत के जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे तो आपको क्या है, पहाड़ क्या होता है, पूरे बर्फ से ढके हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो एकदम ऊपर हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा जो होता है ना, उसे ही हम कहते हैं ग्लेशियर। अब ये आपको समझ में आ गया ग्लेशियर क्या होता है। अब इसी ग्लेशियर से क्या होता है ना, आपको झील का फॉर्मेशन होता है। एक जगह पानी क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगी और वो आपका एक झील का निर्माण कर देगी, और उस झील से ही आपकी जो होती है एक रिवर की निर्माण होती है, या उसका जन्म होता है। ये आपका हो गया नदी का जन्म कैसे होना हुआ है आपका, ठीक है। पर्वत है, पहाड़ है, जहां पर आपकी ग्लेशियर स्थित होगी, उस ग्लेशियर से आपकी कोई एक झील बन रही होगी, और उस झील से ही आपका नदी का निर्माण हो रहा है। क्योंकि हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी,
गंगा नदी, तो कहीं ना कहीं से तो इसका निर्माण हुआ होगा कोई झील से, और इस झील का निर्माण हुआ कोई ग्लेशियर से, और ये ग्लेशियर कहीं ना कहीं कोई पर्वत पे स्थित होगा। तो आपसे देखिए सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में, सबसे पहले तो सवाल आपसे पूछेगा कि नदी किस जो भी नदी है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, किस पर्वत से निकलती है। क्यों पर्वत से निकलती है? क्योंकि पर्वत पर ही आपकी ग्लेशियर स्थित है, और इस ग्लेशियर से ही निर्माण हुई झील की, और इस झील से ही निर्माण हुआ आपकी नदी की। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि नदी जो है, कोई भी नदी का नाम दे करके, ये किस पर्वत से निकलती है, या फिर वो किस ग्लेशियर से निकलती है, या फिर वो किस झील से निकलती है। ये 3 पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, कि सबसे पहला कि वो कौन से पर्वत से निकलती है नदी, ये जो नदी निकली है, उसके बाद ये कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, और ये कौन सी झील से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं आज। चलिए देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सिंधु नदी का जो है ड्रेनेज सिस्टम है। नदी तंत्र की हम बात कर ले तो सिंधु नदी, अभी पहले तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको आराम से आंख अच्छे से खोल करके देखिए, पूरा का पूरा चीज़ मैं अभी पहले बोलूँगा जो चीज़ लिखा हुआ, क्योंकि ऐसे समझ में ही नहीं आएगा आपको, ठीक है, होच पोच सा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको दिखाऊँ क्या क्या चीज़ है यहाँ, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद समझेंगे हम लोग। ये आप जो देख रहे हो, ये आपका पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत का नाम क्या है? कैलाश पर्वत, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है, ठीक है। चाइना कह सकते हो या तिब्बत कह सकते हो। देखिए तिब्बत क्या है ना, ये जो आप चाइना देख रहे हो, ठीक है, मैंने मैप में दिखाया था भाई चाइना कहाँ है, ठीक है। ये जो हो गया भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है? चाइना है, और यहाँ पर आपका तिब्बत स्थित है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो भारत का, ये जो बाउंड्री लाइन आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा चाइना है, और चाइना का जो दक्षिणी सेक्टर आप जो देख रहे होते हैं, ठीक है ना, जो बोल सकते हो, या फिर चाइना का निचला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? तिब्बत नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तिब्बत है, और तिब्बत की राजधानी आपसे पूछ लीजिए तो आप कहेंगे लहासा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पर्वत मिलेगा, कैलाश पर्वत, ठीक। ये कैलाश पर्वत का फिगर बना हुआ है। इस कैलाश पर्वत पर आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगी। ग्लेशियर क्या होगा? बर्फ का टुकड़ा। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्वत कैलाश पर्वत, कौन सी ग्लेशियर? बोखरचू ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से एक झील का निर्माण होता है। आप देखिए यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, एक झील का निर्माण हो गया, जिसे कहते हैं मानसरोवर झील, ठीक है। एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है झील, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, या फिर बोल सकते हो कि एक इनकम का सोर्स भी बन जाता है। कैसे? वहाँ कई सारे मेले लगेंगे, कई सारे ठेले लगेंगे, कई सारे स्टॉल लगेंगे, आप आएंगे खरीदेंगे, तो एक तरह से व्यवसाय भी यहाँ से डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो 3 चीज हमने देखा, कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत, बोखरचू ग्लेशियर हमने देख लिया, और एक हमने मानसरोवर झील देख लिया। कहाँ स्थित है? आपके तिब्बत पे स्थित है, ठीक है। तिब्बत कहाँ है? तो चाइना का जो निचला हिस्सा जो देख रहे होते वही आपका ये पूरा हिस्सा क्या है? तिब्बत है। अब आइए, तिब्बत का मैंने एक एग्जांपल दिया था पॉलिटी में, आपने अगर पूरा कैप्सूल कवर किया तो फिर अच्छी बात है। चलिए, अब इस मानसरोवर झील से हमने क्या कहा था कि नदी का निर्माण कैसे होगा? कोई पर्वत होगा, पर्वत पे कोई ग्लेशियर होगी, इस ग्लेशियर से झील के निर्माण, और इस झील से आपकी फाइनल कोई ना कोई नदी निकलेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार हमने यहाँ देखा, एक पर्वत थी कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत में एक थी ग्लेशियर, जिसे हमने कहा बोखरचू ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर ने निर्माण किया है आपको एक झील, जिसे हमने कहा मानसरोवर झील। अब इस मानसरोवर झील से आपको 2 नदी निकलेगी। एक तो इधर आपको चलेगी जस्ट उत्तर के साइड में, ऊपर में, ठीक है, भारत की ओर इस तरह से, और एक नदी इधर निकलेगी। ये जो नदी जाएगी इसे हम कहेंगे सिंधु नदी, ठीक है। और ये जो नदी इधर से निकली है, ठीक है, तिब्बत से होते हुए फिर भारत में ही ये इन करेगी। 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो इन करेगी, इसको हम क्या नाम देंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। इसको हम क्या नाम देंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। फिर से समझिए, ये हो गया कैलाश पर्वत, ये हो गया बोखरचू ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जब धीरे धीरे पिघल रही है तो इससे क्या हो रहा है? एक झील का निर्माण हो रहा है, और ये कौन सी झील होगी? तो मानसरोवर झील है। कहाँ? तो तिब्बत में स्थित है। अब इस झील से 2 नदी निकलेगी। इधर से एक नदी, मैं कलर चेंज कर लूँ, और इधर से फिर एक नदी इस तरह से निकलेगी, ठीक है। इस तरह होते हुए फिर वो भारत में इंटर करेगी। तो ये जो नदी है आपकी, ये कौन सी नदी है? तो ये ही नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। हालांकि ब्रह्मपुत्र इसे यहाँ पर नहीं कहेंगे, ये जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है तब हम उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, लेकिन अभी आप बस इतना समझ के चलिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये कौन सी नदी है? तो आपकी सिंधु नदी है। इतना क्लियर हो गया अब आपको, ठीक है। अब आइए आगे। तो हमने देख लिया कि सिंधु नदी का निर्माण कैसे हुआ, ये समझ में आ गया। तो पहला सवाल, कौन से नदी से कौन से पर्वत से निकलती है? तो कैलाश पर्वत।
कौन सा ग्लेशियर से निकलेगी तो बोखरचू ग्लेशियर, और कौन सा झील से निकलेगी तो मानसरोवर झील। इतना अभी पहले आपका पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अभी इतना क्लियर हो गया। अब कुछ देखिए, सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ, तो उसको पहले देखिए। हम जो जो अभी नाम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे झेलम, ठीक है अभी हम आपको बोलेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ठीक है, उसके बाद सतलुज, ठीक है, या फिर सतलज नदी। तो ये सबसे पहले देखिए कि ये नदी कहाँ हमने दिखाया है, क्योंकि ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं भाई, ठीक है। तो भाई आपको दिक्कत होगी, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, तो पहले उसको देखने की हम कोशिश करते हैं। देखिए ये जो नदी गया है आपका, ठीक है, इसको ध्यान से देखना आपको, ठीक है। ये जो नदी गई आपको, ये कौन सी नदी है? ये हम इसको बोल रहे हैं सिंधु नदी। रेड वाली जो नदी है ये आपको सिंधु नदी गई है, ठीक है। अब हम एक ग्रीन से एक नदी बना रहे हैं आपको, उसको आपको ध्यान से देखना है। आप देखिए यहाँ से एक नदी निकली है, ये जस्ट इस तरह से, ये एकदम पैरेलल में जो आई है, इसे हमने कहा है क्या? झेलम नदी, ठीक है। ग्रीन में कौन सी नदी है? तो झेलम नदी है। अब आइए एक नदी को हम बनाते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। देखिए ये जो नदी यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ये आपकी जो नदी है, ये आपको कौन सी नदी है देखने को मिल रही है? ये है आपको चेनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी, कौन सी नदी? चिनाब नदी। अगला कलर हम लेते हैं ब्लैक कलर। चलिए ब्लैक कलर से हमने एक नदी बनाया है, ये जो आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है, ये इस तरह से आके इसमें मिल गई। ब्लैक्स में कौन सी नदी है? तो रावी नदी है, ठीक है। एक कलर और मैं ले लूँ, एक कलर मैं और ले लूँ, तो ये कलर हो गया आपको, चलिए यहाँ से मैंने एक कलर और लिया, तो ये कलर से मैंने एक नदी बनाया जिसको हमने नाम दिया ब्यास नदी, ठीक है। अब एक कलर का और काम बच जाता है, तो भाई चलो उसको भी हम ले लेते हैं। अब फाइनल एक नदी जो बचती है, इधर से आपको आ रही है एक नदी, जिस नदी को हमने नाम दिया है सतलज नदी। तो कितना नदी हो गया? ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम ध्यान से देखेंगे एकदम, ठीक है। कैसे देखेंगे? ध्यान से देखेंगे। पहली नदी सिंधु नदी हो गई, चलिए ठीक है। दूसरी नदी हमने देखा, ये कौन सी नदी है? ग्रीन कलर वाली जो आपको दिख रही है, ये कौन सी नदी है? झेलम नदी है। अच्छा जो ब्लू कलर की जो दिख रही है, कौन सी नदी है? चेनाब नदी हो गई। अच्छा जो ब्लैक कलर से दिख रही है, ये कौन सी नदी हो गया? तो ये आपकी रावी नदी हो गई। और ये जो पिंक कलर बोल सकते हो या मैरून कलर बोल सकते हो, ये कौन सी नदी हो गई? ब्यास नदी हो गई। और ये जो पिकॉक कलर जो आपको दिख रहा है, ये सतलज नदी हो गई। कितना नदी हो गया? तो आपका हो गया क्या? एक, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 नदी। अच्छा ये 6 नदी किसको किसको मिला के हुई? तो ये 6 के 6 नदी जो हुई आपको सिंधु नदी को मिला करके हमने काउंट किया। यानी कि ये अगर सिंधु नदी है तो आप, सॉरी, ये अगर सिंधु नदी है, ये है भाई सिंधु नदी, ठीक है। ये अगर आपको सिंधु नदी है तो इसकी सहायक आपको कितनी नदी होगी? 5, और एक आपका क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। यानी टोटल 6 रिवर अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो एक तो हमने देख लिया सिंधु नदी को कैसे निकला है, ये कैलाश पर्वत से, बोखरचू ग्लेशियर से और मानसरोवर झील से निकलते हुए इस तरह से आप यहाँ इस मैप में देख रहे हो, पाकिस्तान में आकर गिर रही है, ठीक है। सिंधु नदी को हमने 3 सवाल क्लियर कर लिया, पर्वत, ग्लेशियर और झील। अब आइए बात करते हैं इनके नाम से। सिंधु नदी को ये जब तिब्बत से निकल रही होती है मानसरोवर झील से, तो इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? तो सिंधु नदी नहीं कहा जाता, तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? सिंगी ख्वांग। मैं लिख देता हूं, इसे हम क्या कहते हैं? सिंगी ख्वांग, ठीक है। सिंगी ख्वांग हम इसे कहते हैं, किसको? सिंधु नदी को। आपसे पूछा जाएगा कि तिब्बत में ये जो सिंधु नदी निकली है, इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? तो सिंगी ख्वांग। इसका अर्थ होता है शेर मुख, ठीक। सिंधु नदी जैसे ही लद्दाख और जास्कर के बीच से निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ पे, मैं अभी पर्वत सिस्टम तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए देख लीजिए, 3 श्रेणी देखिएगा, ठीक है। पर्वत की 3 श्रेणी है। एक है ये आपका लद्दाख, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए 3 मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। ये है आपका लद्दाख, ये है आपका जास्कर, सॉरी, ये आपका है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है आपका जास्कर। 3 पर्वत श्रेणी है। एक देखिए आपका है लद्दाख, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये लद्दाख है। उसके बाद सॉरी यार, ये आपका काराकोरम हो गया यार, ठीक है। ये देखिए ये आपका काराकोरम हो गया। ये सेकंड में ये जो आप देख रहे हो, ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी हो गया। और फिर ये आप जो देख रहे हो, ये हो गया आपका जास्कर, ठीक है। यानी कि काराकोरम, ठीक है, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर, हमने 3 श्रेणी देखी। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो सिंधु नदी निकल रही है, आपसे पूछेगा सवाल एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि कौन से पर्वत श्रेणी के बीच से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है आपका, ये जो सिंधु नदी इधर से आए, आप देखिए ये किस दोनों के बीच से निकल रही है?
तो ये आप देखिएगा, एक तो जास्कर है, ठीक है, और ये आपका लद्दाख है, ये वाला। तो इन दोनों के बीच से ये नदी निकल रही है। कौन सी नदी? ये आपकी जो सिंधु नदी आई, जो मैं रेड कलर का बनाया हूँ। ये किन के बीच में है? तो देखिए किन के बीच में मैं दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, इस प्रकार से, और एक ये, एक कौन सा? जास्कर, और एक लद्दाख, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पूछेगा जो सिंधु नदी जो होती है गुजरती है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, तो आप बोलोगे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से। अब ये क्या है? काराकोरम, क्या है लद्दाख, और क्या है जास्कर पर्वत श्रेणी, इसको हम माउंटेन में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना आपको क्लियर हो गया कि किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से ये गुजरेगी, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से निकलेगी, ठीक है। अब एक आपकी नदी है जिसको हम बोलते हैं श्लोक नदी। ये देखिए, ये आपका रेड कलर से जो दिख रहा है, ये आपकी है श्लोक नदी। ये श्लोक नदी जो है, आपको देखिए, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये देखिए आपकी सिंधु नदी आ रही है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो रेड कलर की जो नदी दिख रही है आपको, ये जो आपको रेड कलर की जो नदी दिख रही है श्लोक नदी, ये आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है, यानी कि इसकी सहायक नदी है, ठीक है। श्लोक नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। अब मुझे ये बताइए, ये जो श्लोक नदी मिल रही है सिंधु से, किधर से मिल रही है? दाएं से मिल रही है या बाएं से मिल रही है? ये बहुत डिटेल हम चले गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल, लेकिन इसको सुन लीजिए, मैंने बताया। तो देखिए आप इस तरह से चल रहे हैं, आपका मुंह इधर होना चाहिए, ठीक है। आप इधर है तो ये आपका राइट साइड हो गया, और ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो श्लोक नदी जो है सिंधु की दाईं सहायक नदी, ये सब पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं, देख लिए तो चलिए डिस्कशन कर ही ले रहे हैं इसको। अब ये जो श्लोक नदी है ना, किन दो पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है, तो ये भी आपसे पूछता है। तो देखिए यहाँ मैंने बताया आपको काराकोरम, ठीक है, और ये आपको क्या है? लद्दाख। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच से ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये नदी जो बहती है, और ये दाईं सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। कौन सी? तो श्लोक नदी। आपसे पूछेगा श्लोक नदी के बारे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? श्लोक नदी जो होती है क्या है? जो लद्दाख के लेह से एक नदी निकलती है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो सेक्टर, जो क्षेत्र देख रहे हैं, लद्दाख वाला जो एरिया है, यहाँ से ही एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? श्लोक नदी कहते हैं, ठीक है। जो सिंधु नदी की भारत में ही ये मिलती है। अब ये याद रखिएगा, श्लोक नदी पूछेगा आपसे भारत में ये सिंधु से मिलती है या पाकिस्तान में, तो आप देखिए भारत का बाउंड्री यहाँ तक है, अभी आप देख रहे हो, और ये सिंधु नदी से मिल जा रही है यहीं पर ही। तो ये सियाचिन वाला एरिया हो गया आपका, ठीक है। तो श्लोक नदी जो हो गया भारत से ही, सॉरी, भारत में ही सिंधु से मिलती है, और ये कैसी सहायक नदी है? बाईं सहायक नदी है, या फिर दाईं? तो दाएं ओर से मिल रही है, तो दाईं सहायक नदी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो काराकोरम और लद्दाख। अच्छा चलिए सिंधु को हम रिवाइज करते हैं। कौन सी पर्वत? कैलाश पर्वत। कौन सा ग्लेशियर? बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा झील? मानसरोवर झील। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु नदी को तिब्बत में कौन से नदी नाम से जानते हैं, तो सिंगी खवांग नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जब ये नदी गुजर रही होती है भारत से, तो ये कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है? तो लद्दाख और जास्कर। उसके बाद जो श्लोक नदी आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ से निकलती है या फिर किसकी सहायक नदी है, तो आप बोलोगे ये सिंधु की दाईं सहायक नदी है, लद्दाख से निकलती है। और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच से ये निकलती है। इतना क्लियर हो गया? इतना आपको क्लियर रखना है भाई, ठीक है। देखिए ये सिंधु नदी जो आप देख रहे हो, यहाँ पर एक गॉर्ज का ये आपका पर्वत है, नंगा पर्वत। देखिए ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका नंगा पर्वत है, और जस्ट इसके आगे ही ये नदी क्या, एक गॉर्ज का मतलब एरिया। एक गॉर्ज मतलब क्या हो गया? मतलब पूरा गड्ढा जैसा नहीं, नदी बहुत तेज से आ रही हो तो वहाँ पे बहुत काटती हुई एक गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है बुंजी गॉर्ज, ठीक है। और ये बुंजी गॉर्ज जो है ना, दो नदियों से मिल करके बनती है। एक तो ये सिंधु नदी, और इधर से पाकिस्तान से एक नदी आती है जिसको बोला जाता है गिलगिट नदी। ये दोनों नदी मिल करके ये गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। ये सब आपको नहीं पूछेगा। श्लोक नदी में मुझे नहीं लगता जेएसएससी की उतनी औकात है। तो यहाँ से फिर ये नदी आप देखिए, सिंधु नदी आपको कहाँ आ गई? पाकिस्तान में। और फाइनल ये पाकिस्तान में आकर के निकलती है। ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है भाई सिंधु नदी, ठीक है। मैं आपके बताऊंगा 1960 का सिंधु नदी का जो समझौता वो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिंधु नदी से इतना आपका काम बन जाएगा। अच्छा अब इसके कुछ लंबाई से आपके सवाल फैक्चुअल डाटा से पूछा जाएगा। ये जो सिंधु नदी देख रहे हैं टोटल, ये देखिए सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये टोटल जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा सिंधु नदी जो है कितने देशों से होकर के ये नदी प्रभावित होती है, तो आप देखिए ये चाइना, फिर ये भारत और फिर ये पाकिस्तान, ठीक। तो 3 देश से ये गुजरती है, सोच सकते हैं चाइना, फिर ये पूरा भारत, और सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद पाकिस्तान। अगला चीज़,
अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, तो आप बोलोगे सिंधु नदी, और वहाँ की राष्ट्रीय नदी भी क्या है, तो सिंधु नदी, ये जाना है आपको। अब आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि भारत में ये टोटल जो लेंथ है, ठीक है, ये सिंधु नदी की जो लेंथ आप देख रहे हो भारत में कितनी है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। तो ये जो टोटल लेंथ, देखिए ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, ये टोटल लेंथ जो है क्या बोलते हैं भारत में कितनी है सिंधु नदी की, तो 1111 किलोमीटर, कई बार 1113 किलोमीटर भी कई किताब लिखती है, ठीक है। तो ये आप इस रेंज में याद रखेंगे। तो टोटल ये हो गया आपका सिंधु नदी से, इतना चीज़ आपको बस इतना याद रखना भाई। क्या क्या 6-7 क्वेश्चन, लेकिन 6-7 क्वेश्चन के लिए हमने देखिए कितना मेहनत किया और आपको समझाया। फिर ये टोटल कैलाश पर्वत से निकलेगी। कैलाश पर्वत में कौन सी ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, बस नोट डाउन ये करते चलिए। फिर ये कौन से झील से निकलेगी, मानसरोवर झील से निकलेगी। सिंधु नदी को कौन सा नाम से जाएंगे तिब्बत में, तो खुआंग, सिंगी खुआंग कहेंगे इसे, ठीक है। फिर ये जो नदी भारत में जब इंटर करती है तो किन 2 पर्वत श्रेणियों से गुजरती है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से गुजरेगी। उसके बाद ये जो है एक बुर्जी गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद जब ये सिंधु नदी भारत में आती है, ठीक है, तो इसकी दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र यही सहायक नदी है। देखिए इनको अभी बहुत सारी सहायक नदियां मिलेगी, अभी हम बताएंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के बारे में, लेकिन दाईं ओर से मिलने वाली केवल एकमात्र सहायक नदी है। इसलिए मैंने बता भी दिया कि क्या पता अगर पूछ ही ले तो वो एकमात्र नदी जो है श्लोक नदी ही है, ठीक है। जो कौन 2 पर्वत जो कहाँ से निकलती है, लद्दाख के लेह से यहाँ से निकलती है और काराकोरम और लद्दाख के बीच से होकर के गुजरती है। देख लीजिए यहाँ से अच्छे से, देखिए ये जो है रेड वाली जो नदी जा रही है इसे हमने कहा है श्लोक नदी, ठीक। अब देखिए 2 पर्वत श्रेणी के बीच से है, एक तो ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है और एक ये क्या है, ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा काराकोरम रेंज है, और ये जो आपका है लद्दाख, और ये जो है आपका जास्कर। तो यहाँ से आपको निकली है ये सिंधु नदी, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका श्लोक नदी। क्लियर, इतना आपको सिंधु नदी से क्लियर हो गया होगा। लेंथ कितना है टोटल, 2880 किलोमीटर। पाकिस्तान की ये राष्ट्रीय नदी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगर ये नदी मतलब लुप्त हो गई, ठीक है, तो खेती वेती सब कुछ बंद हो जाएगा पाकिस्तान में। उसके बाद इसकी टोटल लंबाई भारत में कितनी है, तो 1111 किलोमीटर से 1115 किलोमीटर रेंज याद रखना है आपको, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। अब हम चलेंगे कौन सी नदी, तो अब हम चलेंगे सर चिनाब नदी के पास। चलिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा। एक तो सबसे पहले आपको दर्रा को नाम याद रखना है। देखिए चिनाब नदी का मैं क्यों व्याख्या कर रहा हूँ, चिनाब नदी आप कहाँ, पहले उसको पहले देखिए तब चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी। ये आपकी कौन सी नदी हो गई, ये आपको हो गया सिंधु नदी, ब्लू कलर वाली। आइए रेड से बनाते हैं। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए इस प्रकार से, ये सबसे लंबी नदी जो दिख रहा है दूसरा जो सिंधु के बाद, ये है आपका चिनाब नदी, ठीक है। जो मैंने रेड कलर से बनाया ना, ये आपकी चिनाब नदी है। और ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है चिनाब, ठीक। अब ये जो चिनाब नदी जो है ना, एक 2 नदियों से मिल करके ये चिनाब नदी का निर्माण होता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ मैप में, थोड़ा सा और जूम कर दूँ तो देखिए। अब देखिएगा रेड कलर से जो बना हुआ ये आपका दर्रा है। इस दर्रा का नाम आपको याद रखना है, जिसे हम कहते हैं बाड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। बाड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। पासेस इंग्लिश में कहेंगे, बाड़ा लाचला पासेस। हालांकि दर्रा जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे दर्रा हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि चिनाब रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं अभी। इस बाड़ा लाचला दर्रा से 2 नदियां निकलती, एक तो है चंद्र, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, बाड़ा लाचला दर्रा से 2 नदी, एक तो चंद्र और एक है आपका भाग नदी। ये 2 नदी निकली हुई है, देख सकते हैं आप मैप में, ये आपको इधर से आई है और इधर से 2 नदी। जब ये दोनों नदी आपस में यहाँ पे मिलती है और फिर फाइनल जब यहाँ से एक नदी निकलेगी, इसको ही हम क्या कहेंगे, चिनाब नदी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा चिनाब रिवर। तो ये जो रिवर निकली है ये चिनाब है, ये 2 नदियों की संगम से बनती है, चंद्र और भाग। और चंद्र और भाग किस दर्रा से निकलती है, तो बाड़ा लाचरा दर्रा। आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा चिनाब नदी का संबंध है किस दर्रा से, तो बाड़ा लाचरा दर्रा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए चिनाब एकमात्र ऐसा नदी है जो डायरेक्ट सिंधु से मिलेगी, बाकी कोई भी नदी, सॉरी फिर से सुनिएगा, चिनाब नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सिंधु से पाकिस्तान में मिलेगी, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि हमने देखा श्लोक नदी जो सिंधु से तो मिलती है लेकिन भारत में ही ये मिल गई है, समझिए। ये श्लोक नदी जो मिली है इसको भारत में ही मिल गई है, लेकिन ये दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है सिंधु की। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपको देखने को मिला है ये चिनाब रिवर, ठीक है, ये चिनाब रिवर जो मिला है। अब ये देखिए किधर से मिला है, ये आपका मुंह है इधर, तो ये राइट है और इधर लेफ्ट है। यानी कि जो चिनाब जो रिवर है,
ठीक है, वो सिंधु की बाईं सहायक नदी है, यानी कि लेफ्ट और से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। लेकिन ये कहाँ मिलेगी, तो मिठानकोट में यानी पाकिस्तान में मिल रही है, ये भी आपको याद रखना है। तो चिनाब जो देखिए डायरेक्ट सिंधु से मिलती है, बाईं सहायक नदी है, लेकिन कहाँ, तो पाकिस्तान के मिठनकोट में बारालाशा दर्रा में दो नदियां निकलती है, चंद्र और भाग, जिसके संगम से एक नदी का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चिनाब, जो डायरेक्टली सिंधु से मिलती है। कहाँ, मिठनकोट में। मैंने क्या कहा बार बार कि डायरेक्टली वो सिंधु से मिलती है, क्योंकि और कोई नदी नहीं है जो डायरेक्टली सिंधु से मिलेगी, ठीक है, श्लोक नदी को छोड़ करके। आइए अब दूसरी नदी की बात करते हैं। देखिए, अच्छा, अगर ये आपको राज्य का नाम यहाँ पूछ लिया जाए, जो बारालाशा दर्रा कहाँ, तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। उद्गम स्थल आपसे पूछ ले चिनाब का कहाँ, तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश, क्लियर। अब आइए, सिंधु में मिलने वाली एकमात्र भारत की ओर से जो नदी है वो चिनाब नदी है। सिंधु में मिलने वाली एकमात्र भारत की ओर से, ठीक है, जो नदी क्या है, चिनाब नदी है। और पाकिस्तान में कहाँ, और ये कहाँ पे मिलती है, तो आपसे अगर पूछेगा जो चिनाब नदी जो है, ठीक है, जो चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी से कहाँ पर मिलती है, तो आप क्या बोलोगे, मिठनकोट में बोलोगे, ठीक है, कहाँ बोलोगे, तो मिठनकोट। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुनिएगा। सिंधु नदी से बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी नदी है, तो चिनाब नदी है। श्लोक नदी मैं बार बार बोल रहा हूँ ये दाईं सहायक नदी है, और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ये क्या है, बाईं सहायक नदी है। क्यों बाईं सहायक नदी है, तो देखिए ये सिंधु नदी है भाई, ये आपका मुंह हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट पार्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट है, तो बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र ही नदी डायरेक्ट जो मिलेगी सिंधु। देखिए डायरेक्ट मिल रहा है सिंधु से, कहीं और जा करके किसी और के थ्रू नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट आ रहा। क्योंकि बाकी अदर जो ये देखिए सतलुज नदी जो आ रहा ना, ये डायरेक्ट देखिए ये सिंधु नदी है। सतलज नदी डायरेक्ट आकर के नहीं मिला सिंधु से, ये क्या क्या चिनाब से मिल गया, और फिर ये फाइनल चिनाब से ही आकर के ये फिर चिनाब पर अपना ये नदी, चिनाब नदी में ये सतलज नदी अपने पानी को मिलाती है यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट कोई भी नदी आकर के सिंधु से नहीं मिलेगी अब, ठीक। ये हो गया चिनाब नदी। अब आइए बात करते हैं, अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु की वह सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, चिनाब नदी, ये भी याद रखना है, तब श्लोक नदी नहीं होगा, याद रखना है आपको भाई, ठीक है। और बोल दिया जाए कि सिंधु की वह सहायक नदी जो भारत में ही सिंधु नदी से मिलती है, तो चिनाब नहीं कहोगे, श्लोक नदी, क्योंकि चिनाब तो मिल रहा पाकिस्तान के मिठनकोट से। कई तरह से आपके सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे। आगे चलिए, अब आता है आपके पास झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ है भाई, बहुत ही झेलम है, ठीक है। तो चलिए ये झेलम नदी है। अब ये झेलम नदी देखिए कहाँ से निकल रही है, इसको थोड़ा सा पहले तो देखिए झेलम नदी कहाँ, उसको देखिए, और इससे बहुत अच्छा सवाल आपके पीसीएस में बनते हैं। ये रहा आपका झेलम नदी, और ये देखिए आकर के मिल गया आपका चिनाब से। ये डायरेक्ट कोई रिवर अब आपको सिंधु से नहीं मिलेगा, ये रहा आपका सिंधु नदी, ये रहा आपका झेलम नदी, और ये डायरेक्ट आकर कहाँ मिल रहा, चिनाब से मिल रहा। अब चिनाब में किस ओर से मिल रहा, तो राइट से मिल रहा। तो अगर पूछ ले जाए कि झेलम नदी जो है चिनाब की लेफ्ट या फिर राइट, कौन से और की ये सहायक नदी है, तो आप क्या बोलोगे, राइट और से मिलने वाली दाईं सहायक नदी है। खैर उतना नहीं जाएगा डिटेल। यहाँ देखिए एक झील है जिसको हम बोलते हैं वेरीनाग झील। कई बार एग्जाम में पूछा है कि वेरीनाग झील का जो निर्माण हुआ किस नदी से, जो झेलम नदी जो है किस झील से निकलती है, तो वेरीनाग झील से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए जो ये वेरीनाग झील से निकलते हुए ये कहाँ मिलती है, तो आपको सिंधु नदी पे नहीं मिलती है, कहाँ मिलती है, तो ये चिनाब नदी से मिलती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। वेरीनाग झील कहाँ मिलेगी आपको, चिनाब नदी से मिलेगी। कहाँ पर, तो ये देखिए पंजाब में। अब देखिए पाकिस्तान बोल रही है, टोटल इतना जो सेक्टर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा पंजाब है, और ये भारत का एरिया हो गया, ये भारत का पंजाब और ये पाकिस्तान का पंजाब है, ये आपको याद रखना है। तो पाकिस्तान पंजाब आप कहेंगे, जहाँ पर आप देखो ये जो है झेलम नदी आकर के मिल रही है चिनाब से, ठीक है। आइए साहब, अच्छा कहाँ से निकलेगी, वेरीनाग झील से निकलेगी, ये आपको क्लियर हो गया। अब यही जो झेलम नदी जो है एक झील का निर्माण करेगी यहाँ पर, आपको जो श्रीनगर वाला एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं मतलब श्रीनगर में। तो आपका वो झील का नाम याद होना चाहिए, वो झील का नाम है वुलर झील, ठीक है। कौन सा नाम है उसका, तो वुलर झील है। और ये वुलर झील जो होता है भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। हालांकि झील का हम जब वीडियो बनाएंगे तो पूरा फैक्ट रख देंगे, फिर भी याद कर लीजिए। वुलर झील का निर्माण कहाँ हुआ है, तो श्रीनगर में। किस नदी ने निर्माण किया, तो झेलम नदी। कहाँ से निकली है, वेरीनाग झील से। वुलर झील भारत की सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, ठीक है। और ये जो झेलम नदी है कहाँ मिलेगी, तो चिनाब नदी से। और बहुत अच्छा अगर डिटेल में आप जब पढ़ेंगे तो देखिए
जब आप देख रहे होंगे इस नदी को तो बिल्कुल समानांतर भारत के सीमा से समानांतर होकर बहती है। ये तो मैं मैप में दिखा रहा हूँ, इतना पतले से तो नहीं नदी बनेगी, इसका फैलाव काफ़ी होगा, तो बिल्कुल भारत के साथ समानांतर नदी होते हुए बहती है। मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में एक तरह से समझिए तो सीमा का निर्धारण भी करती है। तो कौन सी नदी आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे झेलम नदी। ठीक, अब आइए अगले नदी के पास। भारत पाक सीमा का समानांतर बहती है। अब झेलम नदी कहाँ अच्छा एक सवाल और आपसे पूछ लिया जाएगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी किनारे, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए रावी नदी के पास। ये रहा आपके पास रावी नदी। पहले रावी नदी कहाँ है इसको देखिए, ये है आपका रावी नदी। अब ये नदी भी देखिए डायरेक्ट आके नहीं मिलती है सिंधु से, ये आके मिलती है चिनाब से, और किधर से मिल रही है तो बाईं ओर से। तो ये सब भी आप क्लियर कर ही लिए होंगे अब तो। अब देखिए लेकिन रावी नदी से आपको ये याद रखना है कि ये एक दर्रा से निकलती है। अब इस दर्रा का नाम आपको याद रखना है, ये कौन सी दर्रा है, तो जो रावी नदी निकलेगी इस दर्रे का नाम बोला जाता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा, ये कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, जिससे आपकी रावी नदी निकलती है। ये हमने बताया बारालाचरा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकलती है, जो चिनाब नदी का फिर निर्माण करती है, जो डायरेक्ट मिट्ठनकोट में किससे मिलती है, सिंधु से मिलती है। और रावी नदी का निर्माण आपका रोहतांग दर्रा से, जो कहाँ स्थित है, स्टेट का नाम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आइए ब्यास नदी के बारे में। ये ब्यास नदी यहाँ से निकला है, ये भी कौन सा क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी निकलेगी। और सबसे मस्त वाली बात ये है कि ये ब्यास नदी जो है ना, ये कहाँ जा रही है, देखिए ये ब्यास नदी इस नदी से आके मिल रही है। और ये नदी कौन सी है, तो ये सतलज नदी है। तो और ये जो भारत, देखिए ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी होगी सिंधु की। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो सहायक नदी सबसे पहले किसकी बन गई, सतलज की। तो ये अपना पूरा पानी किसको दे दिया, सतलज नदी को। अब ये सतलज नदी इसके भी पानी को लेके जा रहा है कहाँ, ये कहाँ लेके जा रहा है, देखिए ये लेके कहाँ आ गया, ये सतलज नदी चिनाब के पास। और फिर ये सतलज नदी का भी पानी और ये ब्यास नदी का भी पानी ये कहाँ आ गया, इस चिनाब के पास। और ये चिनाब जो है इस सतलज के पानी को, ब्यास के भी पानी को कहाँ ला के दे रहा, सिंधु में ही दे रहा। तो एक तरह से ये सिंधु की भी सहायक नदी हुई। लेकिन ये व्यास नदी की सबसे खास बात यह है कि भारत से निकलती है और भारत में ही आकर के अपना पानी को समाप्त कर देगी। समाप्त कर देने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान में जाती ही नहीं है। एकमात्र ऐसी नदी है, ये भी याद रखना आपको। कहाँ से आपको निकली है, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत से निकल करके भारत में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब आइए अगला नदी जो है आपकी अंतिम नदी है सतलज नदी। ये सतलज नदी देखिए भारत से नहीं निकलती है, ये याद रखना आपको। ये मैप थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये एक झील है राकसतार झील। ठीक है, सतलज नदी जो है हिमालय के पार्स की नदी है ये। ठीक है, जो सिंधु की सहायक नदी, अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु की वह कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय, यहाँ से आप क्या देख रहे हो भाई, ये पूरा का पूरा, यहाँ नहीं इस तरह से मैप बनेगा, देखिए ये हिमालय है आपका। ठीक है, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो यहाँ से जो बाह्य हिमालय के बाहर से जो नदी जो बह रही है वो कौन सी नदी है, सतलज नदी है। और हिमालय जो आप किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, ये आई सतलज नदी इस तरह से चिनाब में मिल गई, चिनाब में अपना पानी छोड़ दी और फिर ये चिनाब इसके पानी को लेकर के सिंधु में मिल जाएगी। तो हिमालय के पार की वह कौन सी सहायक नदी है सिंधु की, तो आप बोलोगे सतलज नदी। कहाँ से निकला है, तो ये राकसताल झील से निकला हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो सिंधु सतलज के बारे में आपसे पूछा जाएगा सवाल, तो ये कौन सा झील है, राकसताल झील। ठीक है, राकसताल झील से ये नदी निकली है सतलज नदी, और फाइनली फिर आपको चिनाब में मिली है, और फिर ये यहाँ से आके आपको सतलज में सिंधु में आकर के ये मिल जाएगी। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, सिंधु से और जितनी उसकी सहायक नदियों से जितने सवाल अब बनेंगे। सबसे पहले तो जो सिंधु नदी को लेते हैं, तो कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत, कौन सा ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, कौन सी झील, तो मानसरोवर झील। यहाँ से आपको कौन सी नदी निकली, सिंधु नदी निकली। सिंधु नदी को क्या नाम हमने दिया, ख्वांग। ठीक है हमने क्या नाम दिया, सिंगी ख्वांग नाम दिया, जिसका अर्थ क्या होता है, शेरमुख। ठीक है, अच्छा जब ये भारत में इन कर रही है तो ये कौन से दो पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे लद्दाख और झांसकर श्रेणी से। फिर सिंधु नदी जो यहाँ से एक बुर्जी गॉर्ज का निर्माण करते हुए फिर पाकिस्तान में आ जाती है, और फिर इसकी एक दाईं ओर से मिलने वाली एक नदी है जिसको बोलते हैं श्लोक नदी, जो लद्दाख से निकलती है, जो दो पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है, काराकोरम और लद्दाख से। ठीक है, फिर हमने देखा है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है आपके बारालाचरा दर्रा जो है, ये आपका चिनाब नदी है, जो बारालाचरा दर्रा जो है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो दो उसकी नदियां वहाँ से निकलती है, चंद्र और भाग।
जहाँ उस चिनाब नदी का निर्माण करेगी। और फिर ये चिनाब नदी जो है एकमात्र जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है और जो पाकिस्तान के मिठनकोट से मिलेगी। फिर हमने देखा झेलम नदी को। झेलम नदी जो है आपके वेरीनाग झील से निकलता है, ठीक है। वेरीनाग झील से निकलते हुए एक वुलर झील का निर्माण करेगी। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का वाला झील है। कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम में। और ये भारत के समानांतर या फिर सीमा के, भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है या फिर भारत और पाकिस्तान में के बीच में सीमा का भी निर्धारण करती है। जो चिनाब से इसकी जो चिनाब से जाके मिलती है और चिनाब की ये दाई सहायक नदी है। उसके बाद कहाँ मिलेगी? तो पाकिस्तान पंजाब से, ये पूरा का पूरा पंजाब है, ये भारत पंजाब और पाकिस्तान पंजाब है। उसके बाद फिर हमने देखा रावी नदी। रावी नदी हमने देखा ये रोहतांग दर्रा जो है आपका, ये कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये निकलेगी फिर ये ये बाईं सहायक नदी बनेगी चिनाब की। फिर हमने देखा क्या, कौन सा नदी हमने फिर देखा? व्यास नदी, जो भारत से निकल के भारत में समाप्त हो जाती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और अंतिम हमने देखा हिमालय के पार से आने वाली राकसताल झील से सतलज नदी जो चिनाब से आकर मिलेगी और फिर फाइनली ये सिंधु में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये टोटल हमने पूरा का पूरा सेक्टर देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, चलिए उतना दबाव वाला क्षेत्र वगैरह ये सब आपसे पूछेगा नहीं। अब क्या है कि एक 1960 में क्या होता है, समझौता होता है, ठीक है। 1960 में सिंधु जल समझौता होता है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस सिंधु नदी को लेकर के समझौता होता। हुआ क्या था कि भारत क्या करने लगा कि बड़ा बड़ा अगर बांध बनाने लग गया यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा पानी का स्टोर इधर ही हो जाएगा, पानी इधर जाएगी नहीं सिंधु नदी की, तो पाकिस्तान तो मर जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो इसी के कारण लेकर के एक समझौता होता 1960 में, सिंधु जल समझौता। इसमें 80% और 20% पानी का यूज़ का बात किया जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि जो आपकी जो है सिंधु नदी है, जो झेलम नदी और चिनाब नदी है, देखिए कहाँ कहाँ है। ये आपकी कौन सी होगी? सिंधु नदी, ठीक। उसके बाद ये आपकी झेलम नदी और ये जो है आपकी चिनाब नदी। ये तीनों नदियों का जो पानी है, इन तीनों नदियों का 80% पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा। और इसका 20% पानी कौन यूज़ करेगा? भारत यूज़ करेगा। ये सिंधु जल समझौता में ये समझौता किया गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और इसमें यह भी बात हुआ, समझौता हुआ कि भारत इन नदियों पर, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे बांध नहीं बांध सकता, ठीक है। अब उसके बाद जो 3 नदियां बच गई, एक तो आपकी रावी नदी बच गई, ठीक है, और एक आपका बन गया ब्यास और एक बच गया आपका ये सतलज नदी। इसका जो है ये तीनों नदियों का, इन तीनों नदियों का 80% पानी भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। अब मज़े वाली बात इसमें ये हो गई कि ये जो पूरा का पूरा ब्यास जो है पाकिस्तान जाता ही नहीं है, भारत में निकलता, भारत में ख़त्म है। तो इसका 80% तो हम पूरा का पूरा हम ही यूज़ कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा पाकिस्तान को लगता है। खैर, अब कुछ ये हो गया समझौता की बात ख़त्म। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताते हैं। देखिए ऋग्वेदिक नाम आपसे कुछ कुछ पूछा जाएगा झेलम नदी का, ठीक है। झेलम नदी का ऋग्वेदिक नाम आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है तो। एक मिनट भाई, झेलम नदी का अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या ऋग्वेदिक नाम, तो आप बोलोगे वितस्ताता, ठीक है, वितस्ताता। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा चिनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम, तो आप बोलोगे असिकनी, ठीक है, असिकनी, ठीक। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए रावी का ऋग्वेदिक नाम, तो आप बोलोगे परुसनी। बहुत बार पूछा है ये एग्जाम में आपके, ठीक। उसके बाद आपसे पूछेगा व्यास का ऋग्वेदिक नाम, तो आप बोलोगे विपाशा, ठीक है, विपाशा बासु से याद रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा सतलज की जो है ऋग्वेदिक नाम, तो सतुद्री। और ये भी याद कर लो, जब सरस्वती नदी का ही बात किया जाए तो जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो मतलब कि अंदर धरती के अंदर चल प्रभावित अब होती है, ठीक है, बाहर अभी इसका ये नहीं रहा, लुप्त हो रखी है एक तरह से, याद रखें। तो 5 हमने ऋग्वेदिक नाम बताया झेलम की, ठीक है, क्या बताया? झेलम से वितस्ता, ठीक है, बहुत वितस्ता है भाई, झेल रहे हैं इसलिए, ठीक है। चिनाब नदी, चिनाब कहाँ गया? ये जहाँ चिनाब नदी का हमने क्या पता? असिकनी, चिनाब है चैन, चैन चैन पहना दो आशिक को, ठीक है, असिकनी, अशिकनी। फिर आपका रावी नदी, कहाँ गया रावी नदी? ये रहा आपका रावी नदी। रावी परूसनी, परूसनी, ठीक है, रविवार है तो भाई परोस परोस के खाओ, ठीक है, परूसनी नाम हो जाएगा। उसके बाद हो गया व्यास नदी, ये हो गया व्यास नदी। व्यास का जो आपका ऋग्वेदिक नाम क्या होगा? विपाशा, तो व्यास विपाशा, विपाशा बासु, ठीक है। सतलज का हमने देख लिया सतुद्री, सत से सतलज, सा से सतुद्री, क्लियर। इतना हो गया आपका सिंधु रिवर सिस्टम खत्म भाई। अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र के पास, चलिए देखिए ब्रह्मपुत्र को समझते हैं हम लोग एक बार। ब्रह्मपुत्र नदी हमने ये तो आपको दिखाया यहाँ से मानसरोवर झील से कि यहाँ से आपको क्या है, एक सिंधु नदी निकली जी, ठीक है, जिसे सिंगी ख्वांग कहा, और इधर से आपको निकलेगा एक और रिवर जिसको अब हम देखेंगे, जिसको बारे पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी। आइए अब हम इसको देखते हैं, ठीक है।
देखिए ये है आपका क्या, ये आपका कैलाश पर्वत है, हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एक दूसरा ग्लेशियर जो है उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, आपको जब पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो आप बोखरचुंग ग्लेशियर टिक मत करना, वो सिंधु नदी का होगा आंसर, ठीक है ना भाई। अबे अरे भाई देखो, ऐसा थोड़े है, कैलाश पर्वत इतना छोटा सा तो नहीं है कि एक ही ग्लेशियर होगा, इसके ऊपर तो बहुत सारे ग्लेशियर होंगे, तो बहुत लंबा रेंज में फैला हुआ कैलाश पर्वत। तो एक तो बोखरचू ग्लेशियर था जो आपके सिंधु नदी का निर्माण किया, ठीक है, मतलब मानसरोवर झील का निर्माण इससे भी हुआ। और एक और ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जिससे अभी जो ये भी निर्माण किया मानसरोवर झील का, ठीक है। तो जिससे ये इधर से जो नदी निकली उसको हमने कहा ब्रह्मपुत्र नदी, समझना। अब ये हो गया पूरा का पूरा कैलाश पर्वत, इसके ऊपर एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और ये जो है मानसरोवर झील, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, और कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से निकलती है, 3 पॉइंट। सिंधु नदी आपसे बोला जाएगा तो बोखरचुंग ग्लेशियर, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा अब आइए, तिब्बत में जो अब ये नदी जो यहाँ से निकली है इसको हम कौन सा नाम, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है, लेकिन इसका जो तिब्बत में नाम क्या है, जैसे हमने देखा क्या सिंगी खुआंग, सिंधु नदी को हमने क्या देखा इधर में, जो तिब्बत में सिंगी खुआंग हमने कहा, सिंधु नदी तो नहीं कहा, भारत में हमने कहा उसको सिंधु नदी। उसी प्रकार जब ये यहाँ से निकल के तिब्बत से होते हुए भारत में जब इन करेगी तो इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, इस नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो कहते हैं, ठीक है, सांगपो कहते हैं, सांगपो, ठीक है। और ये सांगपो का अर्थ क्या है, शुद्ध करने वाला नदी, ठीक है, जो है एकदम शुद्ध कर देगा, आप जाकर नहा लीजिए शुद्ध हो जाइएगा। ये तिब्बत में बहने वाली नदी है जिसको हम क्या कहें, सांगपो नदी, जो कहाँ से निकली है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील से, ठीक है। सांगपो नदी हमने कहा। अब पूछा जाएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो, ठीक है। अगला सवाल, जब ये भारत में इन करती है, यहाँ से आपको सवाल बनेगा। अब ये देखिए भारत में इस प्रकार से ये जब इन कर रही है तो यहाँ पर एक पर्वत है, वो आपका नाम पूछेगा आपसे, तो नमचा बरुआ पर्वत आपको याद रखना है। और आपसे ऐसे भी पूछता है एग्जाम में कि नमचा पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक है, तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो सेक्टर आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा ये, एक मिनट भाई, ये देखिए ये जो सेक्टर हो गया पूरा भूटान हो गया, और यहाँ से आपको जो देखने को मिल रहा है, एक मिनट, ये जो आपको दिखने को मिल रहा है ना इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा ये जो है आपका ये एरिया अरुणाचल प्रदेश वाला है ना। तो यहाँ से ये नदी आई, सांगपो नदी, आपको कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जब ये नदी आई तो कौन सा पर्वत से होकर के, नमचा पर्वत से होके ये इसका जो डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पर एक दर्रा है, ये दर्रा का भी नाम पूछेगा कि किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, भारत में प्रवेश करेगी, या फिर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यांग याप दर्रा। ये आपसे पूछेगा यांग याप दर्रा ये कहाँ स्थित है, जस्ट यहाँ पर स्थित, देखिए मैंने बनाया है रेड कलर से, ये दर्रा है रेड कलर से, इसको हम बोलते हैं यांग याप दर्रा, ठीक है, ये मैंने लिखा भी, देखिए ये दर्रा हो गया यांग याप दर्रा। और यहाँ पर एक पर्वत है इस प्रकार से, ये देखिए मैं बनाता हूँ मैप में, एक तरह से समझ में आएगा। देखिए एक मिनट बना रहे भाई, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया आपका, ये आप जो देख रहे हैं ना इधर वाला जो एरिया, ये पूरा का पूरा ये अरुणाचल प्रदेश में, ये आया सांगपो नदी। इस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ा सा पर्वत है जिसको हमने दिया नामचा बड़ा पर्वत, और यहाँ पर आपका दर्रा बनेगा एक, जिसको बोलेंगे यांग याप दर्रा, इधर से ही नदी घुसेगी सांगपो नदी, ठीक है, क्लियर। अब आइए देखिए, ये नदी आ गया आपका, ये आपका इन कर गया भारत में। अब जैसे ही जब ये भारत में इन करेगी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नमचा पर्वत से यांग्याप दर्रा से होकर के ये क्या करेगी, इन करेगी। और जैसे ही ये इन करेगी तो इस नदी को अब क्या नाम से हम जानेंगे, दिहांग, ठीक है, दिहांग नदी कहेंगे। अभी भी हमने ब्रह्मपुत्र नहीं कहा, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई, पूछेगा आपसे ये सब एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र। देखिए मैंने कहा ना, ये जो कैप्सूल वाली सीरीज केवल झारखंड के लिए नहीं है, मैंने बहुत लेवल अच्छा रखा है, क्या ही बोलूँ अभी, खैर छोड़िए। ये जो आया आपका इधर, ये इसको हमने क्या कहा, दिहांग नदी कह दिया। अब ये दिहांग नदी यहाँ तक आई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से 2 नदी और आपको देखने को मिल रही है, इसको हम कहेंगे दिबांग और इसको हम कहेंगे लोहित नदी। देखिए ये आई आपको सांगपो नदी, नमचा पर्वत, यांग्याप दर्रा से होते हुए, और जैसे ही ये भारत में जब ये इन करी तो ये सांगपो नदी को हमने क्या कहा, दिहांग नदी। यानी कि आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो दिहांग नदी, ठीक है, इतना क्लियर है।
अब आइए, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में। अब जो है जो दिबांग नदी इधर से निकली आपको, और ये जो है आपका लोहित नदी आपको निकली है, ठीक है। दिबांग नदी और लोहित नदी, ठीक है। और ये आपका कौन सी नदी है, ये आपका दिहांग नदी है। तीनों आपका आपस में एक जगह मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो मिलेगी, जो ये मिलती है, ये तीनों जो नदी एक जगह मिलती है उसको हम कहते हैं सदिया। सदिया ये आपका कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, जहाँ पर ये पॉइंट देखिए, इधर से आपकी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हमने अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा, दिहांग नदी। इधर से एक नदी आई, कौन सी नदी, दिबांग नदी। और इधर से कौन सी नदी आई, कौन सी नदी है, तो ये लोहित नदी। तीनों यहाँ पर आके मिली है, ठीक है, यहाँ पे आके मिली। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आके मिली। और इधर से फिर ये तीनों का क्या हुआ, धारा यहाँ से एक होकर के बहेगी। अब जब बहेगी सदिया के बाद से, ठीक है, इस नदी का नाम का क्या हो जाएगा, नाम ब्रह्मपुत्र नाम हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम इसका हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे नाम इनका आया ब्रह्मपुत्र, ये समझने वाला चीज़ है आपको। सबसे पहले फिर से समझिए, सांगपो, यांग्याप दर्रा, नामचा बड़वा से होते हुए भारत जैसे इन क्या, दिहांग नदी। अब सदिया में अरुणाचल प्रदेश में 3 नदियों का संगम होता है। एक तो आपका दिहांग, एक हो गया दिबांग, और एक हो गया लोहित। अब जब ये तीनों जहाँ पॉइंट पे मिलता है उसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है एक क्षेत्र है सदिया। और उसके बाद ये जो धारा निकलेगी उसको हम क्या नाम देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे निकलेगी, और ये कौन सा स्टेट हो जाएगा आपका, असम वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जब आगे आएगा तो आपको, ठीक है, देखिए इस मैप में दिखाते हैं। धीरे धीरे ये नदी अब जो है क्या नाम से जानी जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे आई, और यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण करेगी, जिस द्वीप का नाम होगा माजुली द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये द्वीप, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है हमारे लिए। एकमात्र ऐसा द्वीप है, द्वीप हमने क्या कहा, जो चारों तरफ क्या है, जो पानी से घिरा होगा, ठीक है। तो ये द्वीप है आपका जो चारों तरफ आपके पानी से, ब्रह्मपुत्र नदी से ही घिरी हुई एक तरह से। तो एकमात्र ये पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूँ, मतलब विश्व स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या नदी जो है, या द्वीप जो है, नदियों के द्वारा निर्मित एकमात्र विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है जो नदियों के द्वारा निर्मित हुई है, ठीक है, समुद्र के द्वारा नहीं, महासागर के द्वारा नहीं। मैंने कहा नदी के, आपसे पूछेगा नदी के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप, तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। अब आइए, ये नदी आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है, देखिए ये आपको समझ में आ रहा है ना मैप, क्या है आपका इधर वाला 7 सिस्टर, मतलब ईस्टर्न साइड भारत का है इधर। और इधर से आपका गंगा नदी आ रहा, ये भी याद रखना। और ये आपके जो है मजुली द्वीप बन गए, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है अब ये। अब देखिए ये जो सेक्टर आपको जो दिखने को मिल रहा है, इस क्षेत्र का नाम है डुबरी, ठीक है। डुबरी आपका कहाँ, तो असम में स्थित है। अब जैसे ही डुबरी में आएगी ये नदी, ठीक है, असम के डुबरी से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, अब यहाँ से जो है आपका ये जो देख रहा है आपको क्या, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जो इन करती है, कहाँ से बांग्लादेश में इन करेगी ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी पूछा जाएगा, तो डुबरी, ठीक है, असम के डुबरी से ये कहाँ आएगी, बांग्लादेश में। और जैसे ही ये बांग्लादेश में जब ये इन करेगी तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। यही ब्रह्मपुत्र को क्या कहेंगे, जमुना। और जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में इन करेगी तो इसे हम कहेंगे पद्मा। और जब ये पद्मा और जमुना आपस में मिलेगी, यानी कि ये पद्मा हो गई और ये जमुना हो गई, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम जमुना कहें बांग्लादेश में, ये गंगा नदी जिसको हम पद्मा कहें बांग्लादेश को। जब ये दोनों आपस में मिली और एक धारा का निर्माण की, तो जिसे हमने क्या कहा, मेघना। क्लियर, देखिए ये सब जितना हमने कहा ना क्वेश्चन है, अब हम दोबारा नहीं कहेंगे, फिर से लेकिन कह दे रहे। चलिए आइए, अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो ये गंगा है, ठीक है, यानी कि जो गंगा नदी है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का ये निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा। ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, तो सुंदरवन डेल्टा किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से होते हुए तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, नामचा पर्वत कौन सा दर्रा, यांग्याप दर्रा। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इनकी, हमने उसे दिहांग कहा, दिहांग कहा, दिहांग कहा, क्या कहा, दिहांग कहा। और दिहांग नदी और 2 नदी लोहित और दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ही आकर तीनों मिलेगी सदिया में। और जब इसकी धारा आगे बढ़ेगी, जिसे हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं माजुली द्वीप, जो असम में स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदियों द्वारा निर्मित द्वीप
द्वीप है। उसके बाद ये आगे ब्रह्मपुत्र बहेगी जो असम के डुबरी क्षेत्र से बांग्लादेश में इन करेगी, और बांग्लादेश में हम जिसे क्या कहेंगे, जमुना कहेंगे। और इधर से आएगी गंगा, जो गंगा बांग्लादेश में जब इन करेगी तो हम इसे कहेंगे पद्मा। जब पद्मा और जमुना आपस में मिलेगी तो एक नदी का धारा निर्माण होगा जिसे हम नाम कहेंगे मेघना। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित जो डेल्टा है वो भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। इतना क्लियर है? ठीक। अब इतना चीज हो गया भाई। एक आपको ये एक पॉइंट और याद रखना है, केवल और केवल क्या, ये आपका क्या है, सिक्किम। ठीक है, ये है सिक्किम। यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसे कहेंगे तीस्ता नदी। ठीक है, ये देखिए। और ये जो है आपको मैं मैप में बनाऊँ, देखिए ये आपका सिक्किम है, ये अंगूठा से जैसा निकला हुआ ना, ये सिक्किम है, ये हो गया। ठीक है, सिक्किम हो गया, ये पूरा का पूरा सिक्किम है। यहीं से एक नदी निकलेगी तीस्ता नदी। और ये जो आपका जो सेक्टर आप जो देख रहे हैं इधर से, ये जो है ये वाला जो सेक्टर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से उसके बाद इधर से आते हुए इस प्रकार से ये पूरा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर आपका नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये मेघालय। क्लियर? तो यहाँ से एक नदी निकलेगी इस प्रकार से और ये डायरेक्ट आपको बांग्लादेश में आएगी। ठीक है, ये नदी कौन सी है, तो तीस्ता नदी। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से। देखिए आइए बताते हैं कहाँ लिखा हुआ, देखिए तीस्ता नदी। देखिए तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की दाईं सहायक नदी है। ठीक है, अब दिखाते कैसे। जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर, चलामू झील, सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी सिक्किम की सबसे लंबी नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि सिक्किम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो तीस्ता नदी है। ठीक है, उसके बाद ये जो तीस्ता नदी निकली है कहाँ से, चलामू झील से, जो कहाँ स्थित है। देखिए ये झील का निर्माण कहाँ से हुआ, जेमू ग्लेशियर से। तीस्ता नदी देखिए समझाते, देखिए ये जो है आपका सिक्किम है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना ये आपका सिक्किम है। ठीक, उसके बाद ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये आपका इधर ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा और इधर आपका असम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं जेमू ग्लेशियर। आपको कहा कि ये ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का एक टुकड़ा जो क्या करता है, एक झील का निर्माण करेगा और झील से क्या होगा, एक नदी निकलेगी। तो ये झील कौन सी झील है, तो चलामू झील। मैं बड़ा बना दिया हूँ, छोटा समझिए कि यहीं पर ग्लेशियर और यहीं पर एक झील है चलामू झील, जिससे निकलेगी तीस्ता नदी। और ये जो है आपको डायरेक्ट ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में आएगी। ठीक है, बांग्लादेश में इन करेगी। और देखिए किस तरह से ये आपको जाकर के किससे मिल रही है, ब्रह्मपुत्र में, बांग्लादेश में मिल रही है तीस्ता नदी। लेकिन आप देखिए ये आपका मुंह इधर है। ठीक है, इधर आपका मुंह है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड। तो तीस्ता नदी दाईं सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, जो कहाँ मिलेगी, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको इतना याद रखना है। और सिक्किम की सबसे लंबी सहायक नदी तीस्ता जेमू ग्लेशियर से, और कौन सी झील, चलामू झील से निकलती है। इतना आप पॉइंट याद रखिएगा बस, इससे अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मैंने हाँ ये आपको मैं पूरा का पूरा करवा दिया भाई। इसके अलावा आप कुछ मत करके जाइए, बहुत ज़्यादा हमने आपको करवा दिया। अच्छा अगर आपसे पूछ ले एक और, मैं मिस कर दिया भाई चीज़ बताना, यहीं पे जो मैंने बताया ना चलामू झील, ये भारत की सबसे ऊंची झील है, ये भी याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची झील, खाली झील में तो हम उसको करा ही देंगे। चलिए ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन बहुत मज़ा आ गया होगा आपको भी समझ के, क्योंकि पूरी चीज़ हमने याद करवा दिया। अब कल हम देखेंगे गंगा को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर आपका जो है साउथ रिवर सिस्टम को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।